हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल सुपर परफेक्ट क्लासेस में। आज की वीडियो में हम क्लास 9 का सोशल साइंस का इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बताने वाला हूं। तो वीडियो को ज़रूर से अंत तक ज़रूर से देखना और जिसने भी लाइक से सब्सक्राइब नहीं किया है कर दीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है कि वनों का जीविका से किस प्रकार का संबंध है। तो आंसर देखते हैं कि वनों का जीविका से निम्नलिखित प्रकार से संबंध है। पहला हो जाएगा, वनों से विभिन्न प्रकार के फल और फूल पाया जाता है जिससे लोगों को जीविका चलता है। जंगल में फल और फूल पाया जाता है जिससे खाते हैं और जिससे लोग क्या करते हैं, जीवन निर्वाह करते हैं, रहते हैं, अपने पेट भरते हैं। दूसरा हो जाएगा, वनों से विभिन्न प्रकार के लकड़ी पाए जाते हैं जिससे घर, टेबल, कुर्सी, दरवाज़ा आदि तरह तरह के सामान का निर्माण करते हैं। यहाँ पे निर्माण करते हैं लिखिएगा। आप लोग घर के लिए घर निर्माण करते हैं, झोगी झोपड़ी बनाते हैं। इसके बाद टेबल कुर्सी हो यानी कि दरवाज़ा भी हो, इससे भी वनों से ही प्राप्त होता है। तीसरा हो जाएगा कि वनों से विभिन्न प्रकार के औषधि प्राप्त होते हैं। दवा के लिए आप बीमार पड़ते हैं, आप जड़ी बूटी लेते हैं ना, वही औषधि के रूप में प्राप्त होते हैं। चौथा हो जाएगा, वनों से जलावन के लिए लकड़ी प्राप्त होते हैं और भी अनेक प्रकार के वनों से लाभ उपलब्ध होते हैं हमारे लिए। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं कि निर्धनता रेखा में समय और स्थान के साथ परिवर्तन होता है, उदाहरण के साथ कथन का समर्थन करें। तो आंसर देखते हैं कि गरीबी रेखा या निर्धनता रेखा आय के उस स्तर को कहते हैं जिससे कम आमदनी कम हो और होने से इंसान अपनी आर्थिक ज़रूरतों को पूरा करने में सक्षम नहीं होता है। आर्थिक ज़रूरतों मतलब रहन सहन, खाना पीना, वो मतलब सक्षम नहीं होता है, उसे निर्धनता रेखा करते हैं। इसके बाद लिखिएगा कि गरीबी रेखा अलग अलग देशों में अलग अलग होता है। अलग अलग देशों में क्या होता है, अलग अलग होता है। इस गरीबी रेखा को अन्य जगह जैसे यूरोप से कर सकते हैं। यूरोप के किसी व्यक्ति की आय राष्ट्र औसत आय 60% से कम है, यानी कि यूरोप में एक आदमी का खर्च औसत आय यानी कि पैसे कि 60% कम है और उस व्यक्ति के जीवन बिताने वाला माना जाता है। का आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि कौन लोग जो खाद्य असुरक्षा से अधिक ग्रस्त हो सकते हैं। तो चलिए इसका आंसर देखते हैं। इसका आंसर हो जाएगा, निम्न लोग जो खाद्य असुरक्षा से ग्रसित हो सकते हैं। पहला हो जाएगा, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़ा वर्ग के लोग जो भूमिहीन हैं। ये जो लोग हैं, जो पिछड़े वर्ग, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति व भूमिहीन है और इससे खाद्य सुरक्षा से अधिक ग्रस्त हो सकते हैं। दूसरा हो जाएगा, जिसके पास बहुत कम भूमि हो। किसके बाद जिसके पास बहुत कम भूमि हो, कम जगह हो, भिखारी वर्ग के लोग, भिखारी हो गया, और फसलों के खराब हो जाने वाले लोग क्या होते हैं, खाद्य असुरक्षा से ग्रस्त होते हैं। तीसरा हो जाएगा कि जब देश में भूकंप आता है, बाढ़ आता है, अकाल और सूखा पड़ता है, सुनामी भी आता है, जो प्राकृतिक आपदा आता है, वही गरीबी रेखा के लोग असुरक्षा से ग्रस्त होते हैं, यानी कि खाद्य असुरक्षा से अधिक ग्रस्त होते हैं। इसका आंसर हो जाएगा तीसरा पॉइंट। अगला क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग के बारे में बताएं। तो इसका आंसर हो जाएगा, भारत का राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग का एक स्वायत्त विविध संस्था है, एक बहुत बड़ा संस्था है राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग का। इसके बाद लिख सकते हैं, इसकी स्थापना कितना हुआ था, 12 अक्टूबर 1993 ईस्वी को हुई थी। इसकी स्थापना मानव अधिकार, यहाँ पे संरक्षण होगा, संरक्षण अधिनियम, मानव का अधिकार के संरक्षण के लिए अधिनियम बनाया गया 1993 के अंतर्गत की गई। यह आयोग जो है देश में मानव के लिए अधिकार का प्रहरी है और यह संविधान द्वारा अभिनिश्चित तथा अंतर्राष्ट्रीय संधियों में नियमित व्यक्तिगत अधिकारों का संरक्षक है। इस प्रकार से आप लिख सकते हैं। तीसरा नंबर क्वेश्चन है कि भारत में स्वतंत्र एवं निष्पक्ष चुनाव की क्या क्या चुनौतियां। स्वतंत्र जो चुनाव होता है निष्पक्ष और
क्या क्या इसमें चुनौतियाँ आती है वो देखते हैं। चलिए आंसर में, तो निम्नलिखित चुनौतियाँ आती है। पहला हो जाएगा ज़्यादा पैसा वाला उम्मीदवार। जिसके पास ज़्यादा पैसा होता है उसका उम्मीदवार जो पार्टियों गलत तरीके से जीत ही जाएगा, क्योंकि बाकी से उसकी स्थिति दूसरों से ज़्यादा मजबूत रहती है। यानी कि जिसके पास ज़्यादा पैसा रहेगा वह जनता के प्रति सबको ज़्यादा जागरूक करेंगे, ज़्यादा खर्च करेंगे, इस प्रकार से वोट उसको मिल सकता है। दूसरा हो जाएगा देश में कुछ इलाकों में आपराधिक पृष्ठभूमि। आपराधिक पृष्ठ मतलब अपराध जहाँ होता है, संबंधों वाले उम्मीदवार दूसरों को चुनाव से बाहर करने और बड़ी पार्टियों को टिकट पाने में सफल होने लगे। यानी कि जिसके पास ज़्यादा पैसा होगा वह ज़्यादा जल्दी टिकट पाने में सफल होगा। जिसके पास कम पैसा होगा, जो पहला पहला आता है उम्मीदवार चुनाव लड़ने के लिए आता है, उसको बहुत कम चांस है वह टिकट मिल सके, ये लिखा हुआ है। दूसरा होगा तीसरा है कि अलग अलग परिवारों में कुछ परिवार का जोर है कि उनके रिश्तेदार ही आसानी से टिकट पा जाते हैं। मतलब जो उम्मीदवार है जो खड़े होते हैं वो चाहते हैं कि उसके परिवार के कुछ सदस्य नेता बने, उसके परिवार को रिश्तेदार ही उम्मीदवार बने और चुनाव लड़े। चौथा हो जाएगा अक्सर आम आदमी के पास चुनाव में कोई मुकाबला करने का विकल्प नहीं होता, क्योंकि प्रमुख पार्टियों की नीतियां और व्यवहार एक जैसी है। यानी कि अब जो है उम्मीदवार जो चुनाव लड़ते हैं, जो जीतते हैं, जो भी हो, तो वो नीतियां जो है अपनी काम और व्यवहार जो है वह एक जैसे करते हैं, और जनता चुनाव मुकाबला का विकल्प नहीं विकल्प नहीं होता है कि कौन किस पार्टियां अच्छी है, कौन पार्टियां बुरी है, क्योंकि वह एक जैसे नीतियों और व्यवहार पर चलता है। एक जैसे होते हैं, चलता नहीं, सॉरी, एक जैसे होते हैं। पांचवा हो जाएगा बड़ी पार्टियों की तुलना में छोटे दलों और निर्दलीय उम्मीदवारों को कई तरह के परेशानियां उठानी पड़ते हैं। मतलब छोटे दल यानी कि गरीब उम्मीदवार जो खड़ा होता है उनके लिए, और यानी कि निर्दलीय उम्मीदवार, उनके लिए चुनाव में बड़ी पार्टियों के साथ चुनाव लड़ना, प्रतिस्पर्धा करना, ये बहुत बड़ी परेशानी है, उठानी पड़ती है। 14 नंबर हो जाएगा भारत में, इसका देखते हैं, भारत में वर्षा की मात्रा पूर्व से पश्चिम की ओर घटती जाती है, क्यों? मतलब बंगाल की खाड़ी से अरब सागर की ओर क्यों वर्षा घटती जाती है, इसका आंसर देखते हैं। तो उत्तर भारत में पूर्व से पश्चिम की ओर वर्षा मात्रा इसलिए घटती जाती है क्योंकि यहाँ बंगाल की खाड़ी है और मानसून, यानी कि बंगाल की खाड़ी में मानसून जो है वह प्रवेश करती है, भारत में सबसे पहले उत्तर पूर्व में प्रवेश करती है, और ऊंचे हिमालय पर्वत इन्हें इन्हें आगे नहीं जाने देती है। यानी कि ये जो ऊंचे हिमालय है वह मानसून बंगाल की खाड़ी में प्रवेश करता है, और जो उत्तर के ओर है, जो पश्चिम की ओर है, पूर्व से पश्चिम की ओर, वह आगे नहीं जाने देती है। इसका आंसर हो जाएगा वाष्प से भरी होने के कारण पवनों की यह शाखा भाग में खूब वर्षा करती हैं, और जैसे जैसे ये पवनें पश्चिम की तरफ बढ़ती है वैसे वैसे इनकी आर्द्रता कम हो जाती है, यह मानसून कम होने लगते हैं। 5 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। तो 5 नंबर का, तो पहला क्वेश्चन है, देखिए कि नाथियों ने जनता पर पूरा नियंत्रण हासिल करने के लिए कौन कौन से तरीके अपनाए। जो नाथी है वह जनता को नियंत्रण करने के लिए कौन कौन से तरीके अपनाए थे। तो चलिए आंसर देखते हैं। तो पहला है कि हिटलर ने लोकतांत्रिक शासन की संरचना एवं संस्थानों को समाप्त कर दिया है। जो शासन की संरचना था और संस्थान जो था वह हिटलर ने क्या कर दिया, वह ख़त्म करना शुरू कर दिया। इसके बाद दूसरा हो गया जर्मन संसद में हुई रहस्यमय अग्निकांड से उनका रास्ता आसान हो गया। जो जर्मन संसद में जो अग्निकांड हुआ था, रहस्यमय अग्निकांड, उससे रास्ता आसान हो गया था, किसके लिए, नात्सी के लिए, कि पूरा नियंत्रण हासिल करने के लिए। 28 फरवरी 1933 को जारी अध्यादेश के माध्यम से अभिव्यक्ति, प्रेस और सभा करने की आज़ादी छीन ली गई। यह भी अभिव्यक्ति, बोलने का अधिकार, प्रेस एवं सभा आज़ादी से छीन लिया गया हिटलर ने।
तीसरा हो जाएगा कम्युनिस्ट हिटलर का कट्टर शत्रु था। 3 मार्च 1933 को जर्मनी में प्रसिद्ध विशेष अधिकार अधिनियम के माध्यम से तानाशाही स्थापित कर दी गई। चौथा हो जाएगा ट्रेड यूनियन पाबंदी लगा दी थी। ट्रेड यूनियन जो था वो पाबंदी लगा दी थी। पांचवा आ जाएगा कि अर्थव्यवस्था जो मीडिया और न्यायपालिका जो था और सेना पर राज्य ने पूरे नियंत्रण स्थापित कर दिया। मतलब जो अर्थव्यवस्था था, मीडिया, न्यायपालिका और सेना पर पूरा नियंत्रण स्थापित कर लिया। छठा हो जाएगा कि पूरे समाज को नाज़ियों के हिसाब से नियंत्रित व्यवस्थित करने की सुरक्षा दस्ते गठित कर दिए गए। अब देखते हैं कि निम्नलिखित पर टिप्पणी लिखिए। पहला, न्यूनतम समर्थित कीमत। जो न्यूनतम समर्थित कीमत जो होता है वह जब भारतीय खाद्य निगम अधिशेष उत्पादन वाले राज्यों में किसानों से गेहूं और चावल खरीदता है, तब किसानों को उनकी फसल के लिए उन्हें पहले से घोषित कीमतें दी जाती। इस मूल्य को न्यूनतम समर्थित कीमत कहते हैं। यानी कि भारत जो खाद्य निगम है, यानी कि राशन जो है, इसमें सरकार जो है वह किसानों से क्या गेहूं चावल हो उससे खरीदता है, और जो पहले से ही कीमत गेहूं और चावल का कीमतें घोषित कर जाती है, घोषित करती है, और उस मूल्य पर उस मूल्य को ही क्या करते हैं, न्यूनतम समर्थित कीमत कहते हैं, जो किसानों से गेहूं और चावल खरीदते हैं। दूसरा हो जाएगा बफर स्टॉक। देखते हैं तो बफर स्टॉक एक व्यवस्था अथवा योजना है जिसमें अच्छा फसल जो है होने के दौरान उसका भंडारण या रख रखाव कर लिया जाता है, ताकि फसलों का मूल्य निर्धारित न्यूनतम सीमा से कम ना हो। यानी कि मूल्य जो है वह न्यूनतम सीमा से कम ना हो, और इसे उस समय उपलब्ध कराया जाता है जब फसल अच्छी नहीं होती है, और इन मूल्यों को वृद्धि होने की संभावना बनी रहती है। इसके बाद देखते हैं कि निर्गम कीमत किसे कहते हैं। तो निर्गम कीमत पर टिप्पणी हो जाएगा कि जब सरकार द्वारा कमी वाले क्षेत्रों में समाज के गरीब वर्गों में बाजार कीमत, यानी कि बाजार में जो कीमत है जो भी फसल का से कम कीमत पर अनाज का वितरण किया जाता है, तब उस कीमत को निर्गम कीमत कहते हैं। यानी कि जो बाजार में किसी भी फसल गेहूं हो या चावल हो, वह बाजार की कीमत से कम कीमत पर सरकार कम कीमत पर, यानी कि जिसके बाजार में यानी कि कुछ चीज़ यानी कि चावल 50 रुपया में बिकता है, तो वह सरकार 30 रुपया में अनाज वितरण करेगा निर्गम, और उस कीमत को ही निर्गम कीमत कहते हैं। तो कैसा लगे ये वीडियो कमेंट में जरूर से बताएं। ऐसे वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर लिए। थैंक यू। अगले वीडियो में मिलते हैं। जय हिंद।